तो आज हम 3 प्लैनेट्स कवर करेंगे 8th हाउस के अंदर। अब वो 3 कौन से प्लैनेट्स होने वाले हैं, वो आप आगे वीडियो के अंदर देखिएगा। 8वां घर। अब 1993 में अपने 1943 वाले तजुर्बे को सामने रखकर मैंने एक दिन पंडित जी से पूछा कि आपने जो कुत्ते की मौत को मेरे बेटे के घर होने वाली संतान से जोड़ा था, उसका रहस्य क्या है? तो कहने लगे, इसका सबसे बड़ा रहस्य कुत्ते में असीम वफादारी का पहलू है। कुत्ते का कारक केतु है। हम जिसे भी घर में पालतू बनाते हैं, उसके साथ हमारा संबंध कायम हो जाता है। सो कुत्ते का औलाद के साथ विशेषतः लड़के के साथ संबंध होता है। आपके बेटे की पत्री में केतु 8वें घर में है। 8वें घर का केतु बच्चे की पैदाइश में रुकावट बन जाता है। औलाद देर से होगी, वह 8वें घर का केतु इसका संकेत बन जाता है। दूसरे शब्दों में 8वें घर का केतु मौत के यम के पैरों की आहट को पहचान लेने वाला माना जाता है। 8वें घर में केतु होने की हालत में घर का पालतू कुत्ता वफादारी का प्रतीक हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के लिए या बच्चे की उम्र के लिए उसका रखवाला बन जाता है। इसकी वफादारी इस हद तक है कि इंसान की किस्मत के अनुसार अगर बच्चा न होने का फल है, तो घर का पालतू कुत्ता उस असर को दूर कर देता है। कई हालतों में इस पालतू कुत्ते की वफादारी की इतनी वसीह हो जाती है कि वह अपनी जान देकर औलाद ना होने के बंद दरवाजे को खोल देता है। मेरी आंखें अपने उस पोमेरियन की याद में भर आई, जिसने मेरे बेटे की शादी वाली रात अपनी जान दे दी थी। ये भी उस पलंग के नीचे जाकर जो संतान की पैदाइश का संकेत था। पंडित जी कहने लगे, सो इस हालत में उसने औलाद की पैदाइश के बंद दरवाजे ही नहीं खोले, अपितु औलाद के दुश्मन यमदूतों के आगे अपनी जान अर्पित कर दी। इस तरह उसने घर को यम से मुक्त कर दिया। केतु, तो पहला ग्रह जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केतु 8वें घर के अंदर। मैंने पूछा, पंडित जी 8वें घर के केतु के लिए कोई और उपाय भी होते हैं? वे कहने लगे, वास्तव में सिर्फ पंजाब में ही नहीं, देश के अन्य प्रांतों में भी प्राचीन समय से लोग केतु के 8वें घर का उपाय करते आ रहे हैं। चाहे ऐसे किसी उपाय के मूल तत्व का उन्हें ज्ञान नहीं होता। जिस परिवार में भी बेटा ज्यादा इंतजार के बाद होता था या पैदा होकर जीता नहीं रहता था, लोग उस बच्चे के कानों में सोने के कुंडल डाल देते थे। इससे यह विश्वास किया जाता था कि बच्चे की उम्र लंबी होगी। मैंने पूछा, पंडित जी इसके साथ कानों का भी जरूर कोई संबंध होगा, चाहे इसका इल्म किसी को नहीं पता। वे कहने लगे, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि केतु यम के पैरों की आहट को सुन लेता है, उसका मतलब है कि हमारे शरीर में केतु कानों का कारक है। सो कुंडली में केतु खराब होने की हालत में कानों में सुराख कर उसके बुरे फल को कमजोर करने की जरूरत होती है। मैंने बीच में ही कहा, हाय अल्लाह, चीन के डॉक्टर इंसान की सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ कानों से करते हैं। पता नहीं उन्होंने केतु का रहस्य पा लिया है या वैसे ही उसके फायदे से इलाज का रास्ता ढूंढ लिया है। वे कहने लगे, एक्यूपंक्चर चीन की देन है। सो उन्होंने जाने अनजाने कानों की अहमियत ढूंढ ली है। लाल किताब के मुताबिक 8वें घर के या किसी भी घर में बुरी हालत में पड़े केतु के उपाय के लिए कानों में सुराख कर उस सुराख को 96 घंटे तक कायम रखना होता है। इसलिए सुराख में तीली डाल दी जाती है या धागा डाल दिया जाता है और मुर्कियां या नतियां डालकर उस छेदों को हमेशा के लिए कायम रखने का उपाय शायद हमारे ज्योतिष को जानने वाले प्राचीन विद्वानों ने ढूंढा था और 96 घंटे वाले उपाय को हमेशा के लिए कायम कर दिया था। दूसरे शब्दों में 96 घंटों वाला उपाय कुछ देर के लिए केतु के प्रभाव को जख्मी करना है, पर कानों में नित्यां डालने वाला उपाय जिंदगी भर के लिए है। इतने में मेरी नजर पंडित जी के कानों पर पड़ी और मैंने देखा उनके कानों के ऊपर वाले हिस्से में छोटी छोटी सोने की नितियां पड़ी हुई हैं। मैंने पूछा, पंडित जी आपकी पत्री में केतु किस घर में है? वे हंस दिए, कहने लगे, मेरे कानों की नितियां देख लिया आपने? ठीक देखा है, मेरी पत्री में भी केतु 8वें घर में है। इस उपाय के बारे में मुझे आज से करीबन 10 बरस पहले समझ तो थी कि केतु के लिए किसी तगड़े उपाय की जरूरत है, पर मैंने वैसे ही आलस कर लिया और साधारण उपाय करता रहा। फिर केतु के बहुत ही रौब दिखाने के कारण
केतु के प्रभाव की निशानियां बड़ी तेजी से घटने लगी। इन अलामतों में से एक अलामत है कि पैरों के घुटनों पर या घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर चोट लगना। ऐसी चोटें बार बार लगती हैं, मुझे भी लगती रही और मैंने जाना कि केतु गुस्से में आ गया है। फिर शायद 1983 का बरस था जब मेरी ये जानकारी के अनुसार केतु का बुरा प्रभाव और भी स्पष्ट हो गया और वो सारी अलामतों में प्रकट होने लगा। एक दिन मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था। सूर्य निकलने का समय था, अभी वह निकला नहीं था। वह वक्त केतु का समय होता है। मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ते में कुत्ता अचानक से दौड़ता सा मोटरसाइकिल के साथ साथ भागता मेरी टांग को काटने की कोशिश करने लगा। मैं मोटरसाइकिल से ही गिर पड़ा और एक घुटने में इतनी चोट लगी कि उसका निशान अभी भी घुटने पर है। इस हादसे में केतु की सारी अलामतें थी। सूर्य चढ़ने से 2 घंटे पहले का केतु का समय, कुत्ते का परेशान करना और कुत्ते के कारण चोट लगना सीधा केतु की अलामत है। चोट का सिर्फ पैर के घुटने पर लगना भी सीधा संकेत है कि केतु के क्रोध का। बस वो हादसा था जब मैं सुस्त नहीं रहा और कानों में सोने की नित्यां डाल ली। मैंने पूछा, पंडित जी, अगर कानों की नित्यां सोने की जगह चांदी की हों या फिर किसी और धातु की तो? वे कहने लगे, सोने के अलावा किसी भी धातु की नित्यां पागल हो चुके कुत्ते को किसी भी तरह काबू में नहीं कर पाएंगी। चांदी की नित्यों से केतु चंद्रमा को कमजोर कर देगा। इसी तरह तांबे की नित्यां हो तो तांबे मंगल का कारक भी होता है, इसलिए केतु का संबंध मंगल के साथ कायम हो जाएगा और वह शेर कुत्ते की लड़ाई वाली हालत पैदा कर देगा। उससे केतु के बुरे प्रभाव की संभावना बढ़ जाएगी। सोना क्योंकि बृहस्पति का कारक है, इसलिए केतु का संबंध बृहस्पति के साथ होने के कारण केतु को जहरीला प्रभाव अमृतमय हो जाएगा। मैंने कहा, शायद इसलिए केतु बृहस्पति के घर में उच्च का गिना जाता है। वे कहने लगे, हाँ, इसलिए केतु के उपाय से याद आया कि 8वें घर का केतु सप्तम दृष्टि से पत्री के दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर धर्म स्थल का होता है। अगर धर्म स्थल में कोई शरारती या केतु का दुश्मन ग्रह जैसे शनि, मंगल या सूर्य चंद्र न हो तो उस हालत में केतु का कारक कपड़ा, कंबल यानी शरीर के ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा 2 रंगों वाला, चितक बरे केतु के रंगों वाला धर्म स्थान पर देना चाहिए। मैंने पूछा, अब जरा ब्यौरे से कहो कि धर्म स्थल पर 2 रंगों का कपड़ा चढ़ाने का क्या रहस्य है, और साथ ही ये शर्त क्योंकि वहां धर्म स्थल पर केतु का कोई दुश्मन ग्रह न हो। वे कहने लगे, धर्म स्थल पर केतु रंग के कपड़े को चढ़ाने से केतु का बुरा प्रभाव दूर होगा, पर अगर वहां उसके दुश्मन ग्रह पहले से ही बैठे होंगे तो वह विघ्न डालने वाले होंगे। उन्होंने पहले ही धर्म स्थान पर कब्जा किया होगा, इसलिए दूसरे घर में मंगल, शनि या सूर्य चंद्र हो तो 8वें घर के केतु के लिए ये कंबल वाला या किसी चादर वाला उपाय नहीं कर। मैंने पूछा, अच्छा पंडित जी, ये तो हुए 8वें घर के केतु के उपाय, और अगर केतु लग्न में हो तो? वे कहने लगे, केतु का पहले घर में होना और छठे घर में किसी भी खराब ग्रह का होना नाभि के नीचे की बीमारियों की निशानी है। इसमें गुर्दे की पथरी हो सकती है, पेट का ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। पहले घर का केतु अक्सर दिल का वहम या फर्जी चक्कर भी पैदा करता है, इसलिए इसका साधारण उपाय है लोहे की गोली के ऊपर लाल रंग कर उसे अपने पास रखना। कारण ये है कि पहला घर सूर्य का पक्का घर होता है और उसमें मंगल की मेष राशि आती है। दूसरे शब्दों में यहाँ केतु को वश में करने के लिए मंगल की सहायता चाहिए, क्योंकि केतु मंगल के घर में ठहरा हुआ है, उसका मेहमान या उसका किराएदार। इसलिए घर के मालिक मंगल की कारक वस्तु सुर्ख रंग गहरा लाल सहायक। मैंने पूछा, पर लोहे की गोली क्यों? लोहा तो शनि का कारक होता है और गोली राहु की कारक। वे कहने लगे, अगर केतु पहले घर में होगा तो राहु 7वें घर में होगा। सप्तम दृष्टि से केतु के घर को खराब करेगा, इसलिए राहु की कारक गोली को लिया गया है। शनि सूर्य का दुश्मन है जो पहले घर सूर्य के पक्के घर को खराब करेगा, इसलिए शनि का कारक लोहा लिया गया है। इस तरह राहु शनि के कारक लेकर यानी लोहे की गोली लेकर उसके ऊपर मंगल का रंग चढ़ाकर अपने पास रखना, तीनों का उपाय हो जाएगा। मैंने पूछा, ऐसी वस्तु का अपने पास रखना या किसी पानी में बहा देना मुखालिफ बातें हैं। अपने पास से वह ग्रह अपने में स्थापित हो जाएगा। यह फर्क कैसे देखना होता है कि क्या करना है? वे कहने लगे, दरअसल किसी भी तरह के उपाय की जड़ में 3 बातें बहुत अहम होती हैं। अगर ग्रह बहुत ही नुकसानदेह है तो उस साल उसे नष्ट करना होता है। नष्ट किए गए ग्रह को फिर किसी भी तरह से उस बरस कायम नहीं किया जा सकता। दूसरी हालत में अगर कोई ग्रह कुछ हालतों में अच्छा फल दे रहा हो और कुछ हालतों में बुरा,
तो उसकी तासीर को बदलना होगा, ग्रह को नष्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी हालत में अगर कोई ग्रह हमारे लिए शुभ है तो उसे अपने पास या अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। ग्रह की तासीर बदलने से मतलब है उस ग्रह में किसी और अच्छे ग्रह की तासीर को शामिल कर देना। तीसरी हालत में स्थापित करने का मतलब है कि पूरे विश्वास के साथ उपाय की विधि के अनुसार घर में कायम रखना। मैंने कहा पंडित जी अब तीनों हालतों की मिसालें दो। वो कहने लगे जिस तरह 8वें घर में राहु अचानक धोखे, बीमारी या हादसे का सूचक है, इसके उपाय के लिए सिक्का धातु के 800 ग्राम के 8 टुकड़े करवाकर चलते पानी में बहाने होते हैं। ये राहु के कोप से बचने का आम उपाय है। 800 ग्राम और उसके 8 टुकड़े राहु के 8वें घर में होने के अंक से लिए गए हैं। इस उपाय में एक यह बारीकी भी है कि अगर अचानक चलता कारोबार एक बार में ही मंदा पड़ गया हो तो 800 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े करवाने चाहिए, 8 नहीं। यहाँ 10 टुकड़ों का भाव यह है कि इस राहु का प्रभाव संपूर्ण तौर पर 10वें घर यानी कर्म स्थल पर पड़ रहा है। सो यहाँ 10वें घर पर पड़ रहे प्रभाव को सामने रखकर सिक्के के 10 टुकड़े कहे गए हैं। 10वें घर की सप्तम दृष्टि चौथे घर पर होती है। चौथा घर चंद्रमा का होता है और पानी उसका कारक, इसलिए वे सिक्के के 10 टुकड़े पानी में बहाने होते हैं। यहाँ एक और बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि चौथे घर में सूर्य ना हो, क्योंकि अगर ऐसी हालत में चौथे घर में सूर्य हो तो राहु का प्रभाव चौथे घर में जाने से इंसान को दिल की तकलीफ हो सकती है, हार्ट ट्रबल। सो किसी भी उपाय को करने से पहले कारकों का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। मैंने पूछा कोई मिसाल देकर बताइए। वे कहने लगे मेरे एक क्लाइंट का अरब देशों में स्किल्ड लेबर भेजने का बड़ा भारी कारोबार था। उस इंसान को किसी ज्योतिष ने कामकाज में और वृद्धि के लिए एक उपाय बताया। उस उपाय में शराब की 12 बोतलें बहते पानी में बहा देने के लिए कहा था। उसने ये उपाय बड़ी श्रद्धा से किया और इस उपाय के करने के करीबन 3 महीने बाद उसका कारोबार मिट्टी में मिल गया। उस समय वो घबराया हुआ मेरे पास आया। उसकी जन्म पत्री में शनि अच्छी राशि में 11वें घर में था और 11वें घर का शनि एक तरह से लिखे विधाता खुद विधाता होता है। यह पंक्ति लाल किताब की है और यही शनि उसके कारोबार का सहायक था। उसके चल रहे वर्ष फल में यह शनि छठे घर का था, जिसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर वह इतना बुरा भी नहीं था कि उसे नष्ट कर दिया जाता। उस इंसान के इस उपाय को करने से शराब जो शनि की वस्तु है उसे पानी में बहा देने से शनि नष्ट हो गया। छठा घर जहां शनि बैठा था वह मजदूर पेशा लोगों का कारक होता है, इसलिए इस उपाय से किस्मत लिखने वाला विधाता शनि उस बरस गहरी निद्रा में सो गया और उस इंसान की आमदनी के साधन मजदूर पेशा लोग छठे घर के कारक थे, वो भी नष्ट हो गए। मैंने पूछा ऐसी हालत में ठीक उपाय क्या चाहिए था। पंडित जी कहने लगे छठे घर के शनि का उपाय सिर्फ यह था कि बुध के छठे घर की कारक मिट्टी का घड़ा या कुल्हड़ लेकर उसमें सरसों का तेल भरकर उसे किसी तालाब छप्पर की भीतरी मिट्टी में दबा देना चाहिए था। जैसे छठे घर के मालिक बुध के बर्तन में शनि के कारक वस्तु तेल डालने से शनि को बुध की सहायता मिल जानी थी। तालाब गट्टे की भीतरी मिट्टी जो शुक्र की कारक है उससे शनि को और ताकत मिल जानी थी। चंद्रमा के कारक पानी की चादर के नीचे बलवान हो चुके शनि ने शांत और शुभ स्वभाव का बन जाना था। मैंने पूछा क्या आपने इसलिए बहते पानी की जगह रुके पानी के स्थल बताए हैं कि उनकी भीतरी मिट्टी को शामिल किया जाए। पंडित जी हंस दिए, कहने लगे आपने उपाय की नब्ज पर हाथ रख लिया है। इस उपाय से शनि ने नष्ट नहीं होना था, बल्कि उसके दोनों मित्र ग्रहों ने शुक्र और बुध ने उसके रखवाले बन जाना था, वो भी पानी की निचली तह में जहां बाहर से हमला नहीं हो सकता। पर हो गया उल्टा उपाय। छठे घर में बैठा शनि अपने कारक मजदूरों की मदद करने से असमर्थ हो गया। अब देख लेते हैं अष्टम में सूर्य की क्या व्याख्या की गई है और सूर्य का क्या विचार है। अष्टम में सूर्य उम्र की लंबाई को 8वां घर मापता है, इसलिए जन्म पत्री के 8वें घर को मौत का घर का। इसके अलावा जमीन दोष वस्तुओं को भी खबर देता है।
इसलिए खोज, आकस्मिक धन, लंबी बीमारियां, गहरे फिक्र और बदनसीबियों का खोज पता भी इसी से लगाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि चांद सूर्य को अष्टम दोष नहीं लगता है, पर हर किताब में इनके बुरे फल भी गिनवाए जाते हैं। इसलिए मैंने एक दिन पंडित जी से पूछा, भृगु सूत्रम के अनुसार अगर 8वें घर में सूर्य हो तो इंसान की आंखों की नजर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण ये बताया जाता है कि दूसरे घर आंखों की रोशनी का होता है, खासकर दाईं आंख की रोशनी का। वहां बैठे ग्रह पूर्ण 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखते हैं, इसलिए इंसान की निगाह कमजोर पड़ जाती है। यह शायद इसलिए होता होगा कि आंखों में सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती होगी। आप ऐसी हालत के लिए कोई उपाय बताइए। पंडित जी कहने लगे, 8वां घर सचमुच मौत का घर। यह ज्योतिष के हर सिद्धांत के अनुसार मौत का घर माना जाता है और सूर्य के 8वें घर में होने से आत्मा की रोशनी और मौत की स्याही आपस में टकरा जाती है। हाँ, यहाँ 8वें घर में सूर्य मौत के अंधेरे से हारता नहीं, कुछ कमजोर हो जाता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं लाल किताब के एक फरमान की मिसाल देना चाहूँ। यह फरमान है कि अगर सूर्य 8वें घर में हो तो उस इंसान की मौजूदगी में या उसकी आंखों के सामने घर के किसी भी इंसान की मौत। लाल किताब के इस फरमान से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सूर्य 8वें में होने से उसके शुभ या अशुभ का ध्यान रखना जरूरी है। शुभ से मेरी मुराद है सूर्य उच्च का हो, मेष राशि का या अपनी राशि में हो, सिंह में, और यह वह बुरी राशि में भी हो, पर बृहस्पति या मंगल की दृष्टि अगर उस पर पड़ती हो तो उस सूर्य को शुभ या शक्तिमान समझा जाएगा। इससे उल्टे सूर्य का नीच राशि में होना, तुला में या उसके ऊपर शनि का या राहु केतु में से किसी की भी दृष्टि का होना सूर्य को अशुभ या कमजोर कर देगा। 8वें घर में ऐसे इंसान की मौजूदगी में किसी की मौत न होने का सिद्धांत सही सिद्ध नहीं होता। ऐसी बात सिर्फ सूर्य के वक्त से ही सिद्ध होती है। दूसरी विशेष बात, सूर्य के 8वें घर में होने की स्थिति में जो मेरे अनुभव में आई है वो यह है कि आर्थिक हालत पर इसका काफी हद तक बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 8वां घर, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ, मौत का घर है और मौत अपनी दृष्टि से पीछे मुड़कर कुंडली के दूसरे घर को देखती है। मौत का पीछे मुड़कर देखना सीधा अपशगुन है। और दूसरा घर क्योंकि धन स्थान है, इसलिए आर्थिक हालत पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैंने बीच में ही पूछा, पंडित जी 7वीं दृष्टि के साथ सारे ग्रह देखते हैं, 8वें घर का ग्रह भी 7वीं दृष्टि से सीधा दूसरे घर को देखेगा, फिर यह पीछे मुड़कर देखने वाली बात का भेद क्या है? पंडित जी कहने लगे, इस राज को समझने के लिए हमें दृष्टियों के नियम को थोड़ा बारीकी से समझना हो। कुंडली के पहले घर से छठे घर तक के ग्रह अपने से 7वें घर को देख सकते हैं। यह दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है, पर 7वें से 12वें घर के ग्रह नहीं देख सकते। चाहे पुराने ज्योतिष के नियम के अनुसार अपने से 7वें घर को देखते हैं, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह सिर्फ 8वें घर में पड़ा हुआ ग्रह होता है, मौत के घर में पड़ा हुआ जो पीछे पलटकर 7वीं दृष्टि से देख सकता है। इसलिए सूर्य के अष्टम में होने के कारण इंसान की आर्थिक हालत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और आंखों की नजर पर भी। मैंने पूछा, पंडित जी सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा कभी मरती नहीं, मौत के घर में आकर भी वो मर नहीं सकती, पर उसका हाल हवाल क्या होता है? वे कहने लगे, आपका यह सवाल बड़ी अहमियत रखता है। हमारे ज्योतिष के सारे सिद्धांतों के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक और साथ ही राज दरबार, ऊंची पदवी और शोहरत का भी कारक माना गया है, पर आत्मा से संबंधित प्राप्तियों के पहलू से सूर्य का जिक्र कहीं नहीं आता। आत्मा से संबंधित प्राप्तियों से मेरा अभिप्राय है आध्यात्मिक चेतना, पराशक्तियों की प्राप्ति, योग की ऊंची साधना और मोक्ष। आत्मा से जुड़े हुए ग्रह बृहस्पति और केतु ज्योतिष के हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं बयान किए गए हैं, पर सूर्य का जिक्र शायद कहीं नहीं मिलता। वैसे सूर्य की आत्मा का कारक जरूर कहा जाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या राज सत्ता में आने वाले लोग सबके सभी आत्मिक तौर पर ऊंचे होंगे? जाहिर है कि ऐसा नहीं होता। अगर सूर्य आत्मा का ही कारक है तो उसका संबंध मोक्ष शक्ति से होता, दुनियावी प्राप्तियों से नहीं। दरअसल सूर्य हमारी आंतरिक तसल्ली का कारक है। यहाँ तसल्ली और शांति के फर्क को समझना होता है। आत्मा की शांति
और बात है और दुनियावी प्राप्ति से हुई तसल्ली और बात है। मैंने पूछा, और 8वें घर का सूर्य दुनियावी प्राप्तियों का कैसे प्रभाव डालेगा? वे कहने लगे, अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ सारे ब्रह्मांड को रोशन करने वाला सूर्य, पत्ते पत्ते को रंग हरियाली देने वाला सूर्य 8वें घर में सूखे वृक्ष जैसा हो जाएगा। उस वक्त सूर्य की हालत उस मजदूर जैसी हो जाती है जो लोगों के महल चौबारे बनाता है पर अपने लिए तीलियों की झोपड़ी भी मुश्किल से डाल पाता है। सो 8वें घर में सूर्य होने से मानसिक तसल्ली में कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहे। मैंने कहा, आप कोई उपाय बताओ। वे कहने लगे, 8वें घर की शमशान भूमि में बैठे सूर्य की जहरीली नजर से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि इस सूर्य को शमशान भूमि से उठाकर किसी धार्मिक स्थान पर स्थापित कर देना। दूसरा घर धर्म स्थान होता है। सो सूर्य की कारक वस्तु गेहूं 41 दिन या कम से कम 8 दिन किसी मंदिर में हर रोज देना। तो ये व्याख्या हो गई सूर्य की। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा अष्टम में आएगा तो उसकी क्या व्याख्या की गई है त्रिभुवनों की गाथा में। चंद्रमा, 8वें घर का चंद्रमा इंसान को कल्पनाशील तो बनाता है पर इंसान की उम्र का हिसाब चंद्र की हालत से देखना होता है। चंद्र तगड़ा हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो और अगर उसे बृहस्पति जैसा कोई शुभ ग्रह देखता हो तो इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। अगर चंद्र कमजोर हो तो इंसान की उम्र के लिए अशुभ होता है। साथ ही 8वें घर के मालिक की हालत भी देखनी होती है, वो भी शुभ ना हो तब इंसान के लिए किसी कुएं तालाब में डूबकर मरने का खतरा रहता है। एक दिन मैंने पंडित जी से 8वें घर की चंद्र का उपाय पूछा तो वो कहने लगे, 8वें घर में आया चंद्रमा अमावस की रात होता है। पंडित जी ने अभी इतना ही कहा कि मैंने पूछा, अमावस की रात लोग सिद्धि हासिल करते हैं, क्या 8वें घर के चंद्रमा हो तो किसी तरह की सिद्धि हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है? वे कहने लगे, हाँ, संभावना जरूर बढ़ जाती है, पर इस हालत में सिर्फ तांत्रिक सिद्धि या विनाशकारी देवताओं को सिद्ध करने का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, जिनमें महाकाली और भैरव की सिद्धि शामिल है। वैसे ऐसी अमावस की रात कई घटनाएं घटित कर देती हैं। थोड़ा धीरे बोलो। वैसे ऐसी अमावस की रात कई घटनाएं घटित कर देती है। मसलन जिसकी कुंडली में अष्टम का चंद्र हो, उसके जन्म के समय उसकी माँ को बड़ी तकलीफ होने की संभावना होती है और इंसान के लिए जन्म से लेकर उम्र के 6 सालों तक सेहत की ओर से बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ हालतों में अगर लग्न में केतु या राहु हो तो जन्म से ही मिर्गी जैसी कुछ बीमारियां होने की संभावना पैदा करता है। चंद्रमा को आम ज्योतिष के नियमों के अनुसार माँ का कारक माना जाता है। यह चंद्रमा माँ का कारक सिर्फ चौथे घर में होने की हालत में समझना चाहिए। 8वें घर में गया चंद्रमा ताई का कारक होता है, इसलिए ऐसी हालत में ताई के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। मेरे देखने में ये प्राय आया है कि चंद्र 8वें घर में होने से या तो ताई होगी ही नहीं, पर अगर हो तो वो किसी न किसी तरह से उस इंसान के लिए कलेश का कारण हो जाएगी। मैंने पूछा, पंडित जी, एक तो 8वां घर मौत का घर, दूसरा काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक वृश्चिक राशि वाला घर, वहां हमारे चंद्रमा की जहनी हालत क्या होगी? वे कहने लगे, यहाँ बेचारा चंद्रमा शमशान की आग में झुलस जाएगा। हमारे शरीर में चंद्रमा मन का कारक है, सो इंसान की मानसिक हालत हमेशा से मुरझाए हुए फूल जैसी होगी। और पंडित जी हंसकर कहने लगे, मैंने हजारों लोगों के टेवे देखे हैं, एक राज की बात बताऊं कि 8वें घर का चंद्रमा एक विचित्र फल देता है। यहाँ वह ऊपर की आमदनी का बड़ा तगड़ा कारक बन जाता है। अगर वह 8वें घर में शुभ हो, कर्क में या वृषभ में या बृहस्पति के 5वें या 9वें स्थान पर हो तो खास तौर पर ऊपर की आमदनी को कई गुना कर देता है। पिछले बरस मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो किसी सरकारी महकमे में काम करता था। उसकी ऊपर की आय तगड़ी थी और अचानक उसका तबादला उस महकमे के ऐसे विभाग में हो गया जहां ऊपर की आमदनी का कोई साधन नहीं था। उसकी कुंडली को देखकर मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आ रहा था। मैंने उसे दोबारा आने का समय दिया और साथ ही उसके परिवार के बाकी लोगों की कुंडलियां लाने के लिए कहा। उन कुंडलियों में एक कुंडली उसके 4 महीने के पुत्र की थी। यह कुंडली देखते ही सारा कारण मेरी समझ में आ गया।
बृहस्पति बुध के इकट्ठे होने का मतलब था कि बच्चा पिता पर भारी होना तो ठीक है, पर वो किस पहलू से भारी होगा, उसका इशारा 8वें घर के झुलसे हुए चंद्रमा से मिल रहा था। मौत के घर में पड़े हुए चंद्रमा ने अपने पानी में जहर मिलाकर पीछे मुड़कर दूसरे घर को देखना था, इसलिए ऊपर की आमदनी को तो खत्म होना ही था। उस व्यक्ति पर रिश्वत का मुकदमा भी चल रहा था और वह मुकदमे के आखिरी फैसले के बारे में जानना चाहता था। उस समय मेरा जवाब था कि कुछ मुकदमों में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर के बृहस्पति और बुध ने अपनी आमदनी को नष्ट नहीं होने देना, हक की कमाई बनी रहनी थी। मैंने पूछा, पर वो टेवा तो बच्चे का था, उसका प्रभाव पिता पर किस तरह से हुआ? वे कहने लगे, यहाँ बृहस्पति बुध का इकट्ठा होना जाहिर करता है कि उस बच्चे ने पिता के लिए किसी न किसी तरह की परेशानी पैदा करनी थी। अगर बृहस्पति बुध दूसरे घर में न होते तो उस बच्चे की कुंडली में अष्टम के अशुभ चंद्रमा का प्रभाव पिता के ऊपर नहीं पड़ता था, बल्कि बच्चे की अपनी कमाई पर पड़ता था। जब वह बड़ा होकर कमाई योग्य होता, उस हालत में किसी रिश्वत के मामले में फंस भी सकता था। मैंने पूछा, सो अष्टम का चंद्रमा सिर्फ उस हालत में ऊपर की आमदनी के लिए अच्छा है, अगर वह शुभ हो? वे कहने लगे, हाँ, यह ठीक है। चंद्रमा की बुरी हालत में वो इंसान शायद किसी ऐसे ओहदे पर आ ही ना सके जहां ऐसी आमदनी का जरिया होता है। अगर वह बदकिस्मती से ऐसे ओहदे पर आ जाए तो रिश्वत उसे फलती नहीं। मैंने पूछा, आपने मानसिक बीमारियों का जिक्र किया है, कुछ शारीरिक रोगों के बारे में भी बताइए। वे कहने लगे, 8वां घर मौत के घर के अलावा काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि का घर होता है, पानी की राशि का, और चंद्रमा खुद पानी का कारक होता है, इसलिए जो बीमारियां आएंगी वो गुप्त अंगों में किसी न किसी तरह पानी के दखल से होंगी, जैसे अंडकोश में पानी भर जाना। अब मुझे पता है कि आपने इसका कोई दवा दारू पूछना है, तो मैं खुद बता देता हूँ कि अष्टम के चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि बुजुर्गों के श्राद्ध के वक्त दूध की बनी हुई चीजें दान में देनी चाहिए। इसके अलावा शमशान के कुएं का पानी घर में रखना भी कारगर होता है। और वे ब्यौरे से कहने लगे, अगर दूसरे घर में राहु केतु जैसे चंद्रमा के दुश्मन ग्रह हो तो उस हालत में किसी बोतल में दूध भरकर उस पर ढक्कन लगाकर आबादी से दूर किसी वीरान जगह की मिट्टी में दबा देना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले 3 ग्रह डिस्कस करेंगे और वो है सीक्रेट। आई होप अब तक का बुक रीडिंग सेशन आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करें, और कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन या कोई भी टेक्निक या डिक्टिम आपको इस बुक से मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी अप्लाई होता हो। सो अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।